नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल में आपके कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर यूपी स्पेशल से, तो आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। आपको अन्य कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास में सारे टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि इसी क्लास से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएँ, फंस जाएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। मैप के माध्यम से कंप्लीट यूपी स्पेशल के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ों को हम समझेंगे, कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। कुछ फैक्ट को हम ऐसे ही ओरली बोलेंगे, आप लोग नोट करिएगा, कहीं पर कोई नोट्स बना लीजिए, वहाँ पर नोट्स करिएगा। बाकी आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी जो भी पीडीएफ बनेगी वो आपको मिल जाएगी। जो भी यहाँ पर हम नोट कराएंगे वो सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। कहाँ पे कराई जाएगी उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। बाकी फ़िलहाल में अन्य सभी जानकारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एग्ज़ाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको लगभग यहीं पर मिल जाएंगी सारी, और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमें यूपी स्पेशल में कुछ यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जानना होगा। सामान्य परिचय में हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे। अगर सामान्य परिचय की बात की जाए तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। यानी हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो टोटल जानकारी हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट के बारे में अगर हमें कुछ बताना होगा तो मैं बता दूंगा आपको, तो वहाँ पर मैं आपको उस स्टेट का नाम लूँगा। अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हम बार बार उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेंगे, जिससे आपको एक ही शब्द बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। देखिए, क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है भारत में। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है राजस्थान का। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। जबकि दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। चौथा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, अक्षांशीय विस्तार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अक्षांशीय विस्तार उत्तर प्रदेश का, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7°36'। और देशांतरीय विस्तार कितना है? सर देशांतरीय विस्तार भी बता दीजिए। देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 60°09'। ये इसका देशांतरीय विस्तार है। इसके बाद में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है, तो पूर्वी जिला मैप में देखिए, मैप में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा बलिया, बलिया दिख रहा है। ये कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? पूर्वी। और ये जो आपको जिला दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा जिला है? सोनभद्र या रॉबर्ट्सगंज भी कह लीजिए। तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ये कौन सा जिला है? दक्षिणी जिला है। ये जिला है कौन सा? सोनभद्र है। सोनभद्र जिला है, वो कौन सा है? दक्षिणी जिला है। ये जो आपको जिला दिख रहा होगा ये कौन सा? शामली जिला है। ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी। और ये जो आपको दिख रहा होगा सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश का
उत्तरी जिला है। कौन सा जिला है? उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो ये आपने कैंपस देखा होगा, इस तरीके का होता है। तो ये जो होता है वो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सर उत्तरी जिला कौन सा होगा, उत्तरी जिला कौन सा होगा, तो बताइएगा सर सहारनपुर होगा। कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पूर्वी जिला कौन सा होगा सर, तो बताइएगा सर बलिया होगा पूर्वी जिला। दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र दक्षिणी जिला हो जाएगा। इसके बाद में पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? शामली पश्चिमी जिला हो जाएगा, शामली। तो 4 जिला हैं, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली, जो कि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम चारों क्रमशः क्रमवार जिला हैं। इसके बाद में अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो बताइएगा सर 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर। यानी जो यहाँ से पूर्व पश्चिम से, और ये जो लंबाई आपको पूछी गई, ये लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो ये बताइएगा सर 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर। और यहीं पे अगर बात की जाए कि जो उत्तर से इस जगह से जो दक्षिण की जगह है, ये जो दक्षिण की जगह है, ये जो चौड़ाई है, यानी ये जो प्रदेश की चौड़ाई है वो कितनी है? प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। कितनी बताइएगा सर? 240 किलोमीटर प्रदेश की चौड़ाई है। लंबाई कितनी है? अगर उत्तर प्रदेश के, किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लंबाई की बात की जाए तो 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की लंबाई है। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। लंबाई को किस तरीके से? पूरब से पश्चिम, शॉर्ट में ही लिख देंगे, पूरब से पश्चिम। और चौड़ाई को किससे? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये चौड़ाई हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये कुछ सामान्य परिचय था। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का अगर हम पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस बताएंगे सर, उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस? 24 जनवरी को मनाता है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर कुछ हम राजकीय चिन्ह, वृक्ष, पुष्प वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो वृक्ष बताएंगे अशोक, या क्या कौन सा बताएंगे? सीता अशोक बताएंगे। इसके बाद में अगर पशु पूछा जाए कि सर पशु भी बता दीजिए, तो पशु बताएंगे बारहसिंगा। कौन सा पशु है? बारहसिंगा है। अगर भाषा पूछ ली जाए उत्तर प्रदेश की भाषा कौन सी है, तो बताएंगे सर हिंदी है, और कौन सी है? और उर्दू है। और कौन सी है? उर्दू है। अगर पक्षी पूछ लिया जाए कि पक्षी भी बता ही दीजिए सर, तो बताएंगे सारस, या फिर इसी को हम क्रॉन्च भी कहते हैं। सारस को ही क्या कहते हैं? क्रॉन्च कहते हैं। अगर पुष्प पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे पलाश। पलाश है जो उत्तर प्रदेश का पुष्प है, राजकीय पुष्प है पलाश। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में हम कुछ और समग्र अध्ययन करते हैं, जैसे कि क्या अध्ययन करेंगे? इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। अगर जनपद पूछे जाए, जनपद कितने हैं? 75 जनपद हैं। 75 जनपद। तहसील कितनी हो जाएंगी? तहसील हैं 351। नगर समूह कितने हैं? नगर समूह यहाँ पर हैं 915। नगर निगम
नगर निगम, नगर निगम कितने हैं? 17। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद ये कितने हैं यहाँ पर? नगर पालिका परिषद हैं 198। विकास खंड, विकास खंड कितने हैं यहाँ पर? तो विकास खंड है 825। नगर पंचायत कितनी है? नगर पंचायत, नगर पंचायत तो नगर पंचायत हैं 438। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत 1,06,774। और डाकघर, उत्तर प्रदेश में डाकघर कितने हैं? 17,670 डाकघर हैं। ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा है। कैसा डाटा है? फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में ही है, उत्तर प्रदेश के बारे में क्योंकि पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है? 4 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। अब वो 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्वी, दूसरा कौन सा है? पश्चिमी, और तीसरा कौन सा है? केंद्रीय, यानी सेंट्रल जो बीच का हिस्सा है, केंद्रीय भी इसे बोल सकते हैं, केंद्रीय। और चौथा है बुंदेलखंड। चौथा कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंडीय क्षेत्र है, वो चौथा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का आर्थिक क्षेत्र है। इसके बाद में ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब हम सीमाओं के बारे में अगर चर्चा करें, किसके बारे में चर्चा करें? यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, इसी को भी यहीं पर कवर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़ 98,12,341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 10,44,80,510 पुरुष हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, स्त्री की बात की जाए तो 9,53,31,831 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 9,53,31,831 महिलाएं हैं। इसके बाद में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि वो कितनी है? 20.33%। 20.33%। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व बताएंगे सर 829 है। और लिंगानुपात पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात, लिंगानुपात तो बताइएगा सर 912 है। कितना है लिंगानुपात? 912 है। बाकी सारी चीज़ें आपको जो परिचय है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। अगर इसी परिचय में हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, फैक्चुअल डाटा देखेंगे तो एक तरीके से, हालांकि वो हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तर प्रदेश में वो मार्च से जून तक होती है। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु जो होती है उत्तर प्रदेश में वो कब होती है? ग्रीष्म ऋतु वो मार्च से जून में होती है, मार्च और जून में, मार्च से जून में। इसके बाद में जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु कब होती है? ये अक्टूबर से फरवरी तक होती है। कब से कब तक होती है? अक्टूबर से फरवरी तक होती है। और इसके बाद में जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक। तो जून के अंतिम सप्ताह से, लास्ट वीक भी लिख लीजिएगा, लास्ट वीक से अक्टूबर तक होती है, अक्टूबर तक। तो ये क्या होती है? वर्षा ऋतु होती है। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, जब हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा, कमेंट में बताइए। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट में बताइए। चैनल पर जो साथी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक और चीज़ है,
इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप पर और साथ ही साथ में एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्जाम वेब एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना होगा। हालांकि जैसे ही आप लोग उसमें लॉगिन करेंगे तो ऊपर एक आइकन दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ, तो उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल पर। तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मिल जाएगी यूपी के पीडीएफ मैप वाली मैप पीडीएफ तो मिल जाएगी, तो आपको वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा तो किसके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम कुछ नॉर्मल फैक्ट जान लेते हैं, इसके बाद में हम समझेंगे कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। ये आपको जिला दिख रहे होंगे, ये कौन सा? पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर है, और पश्चिमी जिला शामली है। वहीं अगर पूर्वी जिला की बात की जाए तो ये बलिया है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र या रॉबर्ट्सगंज है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र या रॉबर्ट्सगंज। दोनों एक ही नाम है, क्योंकि सोनभद्र जिला का नाम है लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? रॉबर्ट्सगंज में है। और जैसे फरक्काबाद जिले का नाम है लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? फतेहगढ़ में पड़ता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनके मुख्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा है? ये दक्षिणी है। तो ये जो आपका सहारनपुर है ये कौन सा है? उत्तरी है। ये पूर्वी है, ये दक्षिणी है, और ये पश्चिमी जिला है शामली। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी हिसाब से कौन सी सीमा कहाँ साझा होती, कौन से राज्य के साथ उत्तर प्रदेश का जिला सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे। लेकिन पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की सीमा की बात की जाए तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, केंद्र शासित प्रदेश, और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है? एक देश के साथ सीमा साझा करता है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ जी, एक देश के साथ सीमा साझा करता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले 8 राज्य, वो कौन कौन से राज्य हैं। एक है हरियाणा, एक कौन सा है? हरियाणा है। दूसरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा राजस्थान, तीसरा कौन सा है? राजस्थान। चौथा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। चौथा कौन सा है? मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार और उत्तराखंड। तो ये कितने हैं? ये कुल 8 जिला, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब सर एक केंद्र शासित प्रदेश भी बता दीजिए कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन सा प्रदेश है? दिल्ली है। अब सर एक देश भी बता दीजिए कौन सा देश है जिसके साथ सीमा साझा करता है? तो वो है नेपाल। कौन सा है? नेपाल देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अब हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम उत्तरी सीमा की बात करते हैं। तो उत्तरी सीमा 2 राज्य और एक देश के साथ बनाती है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देश कौन सा है? नेपाल। देश कौन सा है? नेपाल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करते हैं
हिमाचल प्रदेश के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पे आपको ये जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? ये जो एरिया दिखेगा हिमाचल प्रदेश का एरिया दिखेगा। हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। एक जिला केवल हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक ही जिला है जो सीमा साझा करता है, वो है सहारनपुर। इसके बाद में उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कितने जिला सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड तो पहले तो देख लीजिए उत्तराखंड कहाँ से, ये जो आपको पीलीभीत दिख रहा होगा तो ये जो एरिया पड़ता है ये उत्तराखंड का एरिया पड़ता है। उत्तराखंड 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 के साथ कितने? 7 जिला सीमा साझा करते हैं। कितने? 7 जिला। अब वो 7 जिला कौन कौन से हैं उत्तराखंड के साथ जो सीमा साझा करते हैं? एक तो है सहारनपुर। एक कौन सा है? सहारनपुर है पहला, ये पहला हो जाएगा। इसके बाद में मुजफ्फरनगर दूसरा हो जाएगा, दूसरा। ये तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो जाएगा और पीलीभीत सातवां हो जाएगा। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये क्या है? ये 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेपाल, तो नेपाल देखिए, नेपाल नेपाल कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? नेपाल मिलेगा ये जो थोड़ा सा एरिया महाराजगंज का एरिया है ना, जो ये एरिया महाराजगंज, यहाँ से ये जो एरिया है ये नेपाल का एरिया है। कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल के साथ कितने जिला? 7 जिला सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ कितने हैं? 7 जिला हैं जो सीमा साझा करते हैं। एक कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा पीलीभीत, दूसरा कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, तीसरा कौन सा हो जाएगा? बहराइच हो जाएगा, तीसरा बहराइच। चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा ये श्रावस्ती। चौथा कौन सा हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा बलरामपुर। छठा कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थनगर। छठा कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थनगर या नौगढ़ भी कह सकते हैं, नौगढ़। और इसके बाद में ये जो 7वां जिला है ये कौन सा होगा? महाराजगंज 7वां जिला होगा। ये कौन सा है? सिद्धार्थनगर है, इसको याद रखिएगा। ये जो जिला है ये कौन सा है? सिद्धार्थनगर है, सिद्धार्थनगर। ये कौन सा है? ये आप लोग बताइएगा। श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती है। तो दोनों जिले आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में बात आती है पूर्वी सीमा की। तो पूर्वी सीमा एक तो बिहार के साथ लगती है और एक लगती है झारखंड के साथ। तो बिहार देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं झारखंड। तो झारखंड के साथ केवल एक ही जो जिला है वो सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? ये आपको दिखेगा सहारनपुर। ये झारखंड है। कौन सा है? झारखंड है, झारखंड। तो ये जो आपको दिख रहा है ना सहारनपुर, केवल एक जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? सहारनपुर है। सहारनपुर एक जिला सीमा साझा करता है। सॉरी, सहारनपुर नहीं, सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है। झारखंड के साथ केवल एक जिला साझा करता है, वो कौन सा है? सोनभद्र है, सोनभद्र। इसके बाद में ये जो देखिए, ये कौन सा पूरा एरिया पड़ेगा? ये अब बिहार का पड़ेगा। ये जो एरिया पड़ेगा ये वाला, ये कौन सा पड़ेगा? ये बिहार का एरिया पड़ेगा, बिहार। तो बिहार के साथ कितने जिला सीमा साझा करते हैं? 7 जिला सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ। तो एक जो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा महाराजगंज, पहला जिला आपको जो देखने को मिलेगा महाराजगंज। कैसे देखिए, इस जगह से देखिए, यहाँ से ये नेपाल है, ये थोड़ा सा आपको दिखने को मिलेगा। ये यहाँ से समझिएगा, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जूम करिएगा, ये जो एरिया छोटा सा दिख रहा है ये कौन सा है? ये आपको महाराजगंज का एरिया देखने को मिलेगा। तो पहला जिला कौन सा बन जाता है? पहला जिला महाराजगंज और दूसरा जिला कुशीनगर। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? कुशीनगर। तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा? देवरिया हो जाएगा। चौथा जिला बलिया हो जाएगा। पांचवा जिला कौन सा हो जाएगा? गाजीपुर हो जाएगा। और छठा जिला
चंदौली हो जाएगा, 7वां जिला सोनभद्र हो जाएगा। तो ये 7 जिला हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? बिहार के साथ। इसके बाद में सबसे अधिक सीमा साझा करता है दक्षिणी सीमा, वो किसमें है? मध्य प्रदेश के साथ में दक्षिणी सीमा साझा करता है। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं, दक्षिणी सीमा में ही सबसे पहले किसको देख लेते हैं? छत्तीसगढ़ को। ये जो आपको दिखेगा, ये जो आपको एरिया दिखेंगे, ये कौन से दिखेंगे आपको? छत्तीसगढ़ के दिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा है? छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? सोनभद्र है। बाकी ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का एरिया, जो कि यहाँ से, इस जगह से आपको जो आगरा का जो ये एरिया है, यहाँ पर लगभग आपको ये पूरा कौन सा देखने को मिलेगा? एमपी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के कितने? 11 जिले सीमा साझा करते हैं, 11 जिले। एक तो ये पहला कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? इटावा हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? उरई या जालौन भी कह लीजिए, जालौन हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। सातवां बांदा हो जाएगा। आठवां चित्रकूट हो जाएगा। नौवां प्रयागराज, 9वां जिला। इसके बाद में मिर्ज़ापुर 10वां और सोनभद्र 11वां जिला है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर, जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब केवल झांसी जिला के साथ सीमा साझा करता है, बाकी किसी अन्य जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी आप कोई भी जिला देख लीजिए, वो 2 या 2 से अधिक जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन ललितपुर एक ऐसा जिला है जो केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करता है। वो भी कौन से जिला है? झांसी जिला के साथ सीमा साझा करता है। आपको मध्य प्रदेश में कितने? 11 जिले देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में 1 जिला देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी सीमा की। तो पश्चिमी सीमा में देखिए, पश्चिमी सीमा में सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? चलिए नीचे से देख लेते हैं। राजस्थान में केवल 2 जिला, एक कौन सा है? मथुरा, और दूसरा कौन सा है? आगरा। एक आगरा, दूसरा मथुरा। एक आगरा, दूसरा मथुरा। ये 2 जिला हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ। ये क्या है? ये राजस्थान है। राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये जो बचा हुआ है, ये क्या है? हरियाणा है, हरियाणा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली। क्या देखने को मिलेगा? दिल्ली देखने को मिलेगा। ये जो देखने को मिलेगा आपको, दिल्ली देखने को मिलेगा, दिल्ली। तो राजस्थान के साथ कितने हैं? 2 जिले हैं। दिल्ली के साथ कितने जिले हैं? तो दिल्ली के साथ भी 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो है नोएडा या गौतम बुद्ध नगर कह लीजिए, दूसरा कहिए गाजियाबाद। एक दिल्ली को यहाँ लिख लेंगे, दिल्ली के साथ कौन कौन से हैं? एक तो है गौतम बुद्ध नगर, एक कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर या नोएडा कह लीजिए, और दूसरा कौन सा है? गाजियाबाद। दूसरा कौन सा जिला है? गाजियाबाद है, जो दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा के साथ देखिए 6 जिले सीमा साझा करते हैं। एक कौन सा है? सहारनपुर है। दूसरा कौन सा है? शामली है। तीसरा कौन सा है? बागपत है, ये तीसरा बागपत है। चौथा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। चौथा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर जो आपको ये दिल्ली दिख रहा होगा ना, ये दिल्ली, तो ये दिल्ली पूरा गाजियाबाद को कवर करता है, साथ में थोड़ा सा नोएडा को भी। तो गौतम बुद्ध नगर ये कौन सा है? ये है चौथा, गौतम बुद्ध नगर हरियाणा के लिए। और पांचवा कौन सा है? अलीगढ़ है, ये पांचवा है। और छठा कौन सा है? मथुरा है, ये छठा जिला है। ये छठा है, ये पांचवा है। तो इनको आप लोग नोट करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कितने एक जिला सीमा साझा करता है, कौन सा जिला है, सहारनपुर है, सहारनपुर। सबसे पहले हम कम वाले को देखते हैं, इसके बाद में देखेंगे झारखंड। झारखंड, झारखंड के साथ भी एक जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, सोनभद्र है, सोनभद्र। इसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ भी एक जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा है, सोनभद्र है छत्तीसगढ़ के साथ। इसके बाद में दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के साथ दो जिला सीमा साझा करते हैं, एक तो गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है गाजियाबाद। दूसरा कौन सा है, गाजियाबाद है। इसके बाद में राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान के साथ कितने दो जिला सीमा साझा करते हैं, एक तो मथुरा और दूसरा कौन सा है, आगरा है। दूसरा कौन सा है, आगरा है। इसके बाद में हरियाणा, हरियाणा कितने जिला, 6 जिला सीमा साझा करता है, सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, शामली, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़। याद रखिएगा हरियाणा के साथ गाजियाबाद नहीं सीमा साझा करता है, अलीगढ़ और मथुरा। इसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ 7 जिला हैं, कौन कौन से, सहारनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और कौन सा है, पीलीभीत। इसके बाद में बिहार, बिहार के साथ भी 7 जिला हैं, कौन कौन से हैं 7, महाराजगंज, महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, चंदौली, सोनभद्र। इसके बाद में अब आता है नेपाल, नेपाल, नेपाल के साथ भी कितने हैं, 7 जिला हैं, कौन कौन से, पीलीभीत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और कौन सा है, महाराजगंज। इसके बाद में लास्ट है मध्य प्रदेश, कितने ज़िले हैं, 11 ज़िले, आगरा, आगरा, इटावा, जालौन, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, महोबा, महोबा, बांदा, कौन सा हो जाएगा, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र।
ये 11 जिले किसके साथ हो जाएंगे, ये मध्य प्रदेश के साथ हो जाएंगे। तो ये सभी हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इसका कि कौन सा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश के किन जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे अभी तक। अब हम आगे जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले कि अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। तो अब हम कुछ और डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझते हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है। इसमें आप देखिएगा तो ये जो जिला है मध्य प्रदेश राज्य से तीनों तरफ से घिरा हुआ जिला है। कौन सा जिला है, ये ललितपुर है। ये ललितपुर जिला है, ये किससे, मध्य प्रदेश से। तीनों तरफ से कौन है, इसके मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ से और लगभग यहाँ तक ये पूरा सीमा किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ये जो है किसके साथ बनाता है सीमा, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे लंबे किसके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य यहाँ पे बिल्कुल जरा सा सीमा साझा करता है किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य, तो जो सहारनपुर जिला है और सोनभद्र जिला है, देखिए सहारनपुर कितने, तीन राज्यों से सीमा साझा करता है सहारनपुर। एक तो हरियाणा है, सहारनपुर है, यह 3 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तराखंड। तो इन 3 राज्यों के साथ सहारनपुर सीमा साझा करता है। जबकि सोनभद्र, ये जो जिला है सोनभद्र, ये 4 राज्यों के साथ में, कितने राज्यों के साथ में, 4 राज्यों के साथ में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा है, मध्य प्रदेश राज्य है। प्रदेश के सबसे कम जिलों जो एकमात्र झांसी को स्पर्श करता है वो कौन सा है, ललितपुर है। केवल एकमात्र जिला झांसी को ही स्पर्श करता है, बाकी किसी को भी स्पर्श नहीं करता है, केवल झांसी को स्पर्श करता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो बताइएगा सर उत्तर प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है, केवल नेपाल के साथ, नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए दे रहे हैं। तो जनगणना की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही इसके बारे में चर्चा की थी। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना हेडिंग क्या पड़ेगी, जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना, जनगणना 2011, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की, किसकी, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या कितनी है कुल, 19,98,12,341 जनसंख्या है कुल। लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश का, हालांकि ये सभी हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा कि लिंगानुपात कितना है, 912 है। जनघनत्व, इसके बारे में भी बताया था, जनघनत्व कितना है, जनघनत्व है 829। दशकीय वृद्धि दर 20.3% बताई थी। साक्षरता दर, यहाँ पर इसको नोट करेंगे, साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी है, 67.7% साक्षरता दर है। अनुसूचित जाति की यानी एससी की जनसंख्या कितनी है, एससी की जनसंख्या कितनी है, 4,13,57,608 एससी की जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, ये कितना प्रतिशत है, 20.7% लगभग माना जाता है। कितना माना जाता है, 20.7% कुल जनसंख्या में। इसके बाद में राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, एसटी का प्रतिशत कितना है, तो 0.6% एसटी का प्रतिशत है। अगर इसी में किसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या कितनी है,
पूछ लिया जाए कि एसटी की जनसंख्या कितनी है, तो बताइए 11,34,273। कितनी जनसंख्या है? 11,34,273 जनसंख्या है किसकी? एसटी की, जो 0.6% है। इसी में अगर महिलाओं की बात की जाए कि महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो मेल यानी पुरुष की संख्या है 5,81,083। 5,81,083 ये कितना है? ये पुरुष की जनसंख्या है। वहीं अगर महिला की जनसंख्या की बात की जाए तो 5,53,190 महिला की जनसंख्या है। अगर यहाँ पर एससी की जनसंख्या में पूछा जाए कि सर एससी की जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, तो पुरुष यहाँ पर कितने एससी की जनसंख्या में? पुरुष हैं 2,16,76,975, इतने पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हैं? 1,96,80,633 महिलाएं हैं। ये कौन है? ये महिलाएं हैं। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर कितना है? 77.3% है और महिला साक्षरता दर कितना है? 57.2% है उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए? ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, तो बताइएगा सर 15,53,17,278 ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 77.7% है ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। नगरीय जनसंख्या किसकी बात की जाए? नगरीय जनसंख्या की, तो बची हुई जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है। 4,44,95,063, ये कौन सी है? ये नगरीय जनसंख्या है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 22.3% है नगरीय जनसंख्या। कितनी है? 22.3%। इसके बाद में अगर शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में पूछ लिया जाए? शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 शिशु लिंगानुपात है। प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं कितनी हैं? 902 हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में अगर धर्म के हिसाब से जनसंख्या या जनगणना देखी जाए तो हिंदू कितने पाए जाते हैं? तो हिंदू पाए जाते हैं 15,93,12,654 हिंदू जनसंख्या है, जो कि 79.73% है। हिंदू जनसंख्या कितनी है? 79.73%। वहीं मुस्लिम जनसंख्या की बात की जाए तो 3,84,83,967 मुस्लिम जनसंख्या है, जो कि 19.26% है उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का। सिख की बात की जाए और जैन की बात की जाए, ईसाई की बात की जाए और अन्य धर्मों और यानी बौद्ध धर्म या फिर अन्य धर्मों की बात की जाए तो जितने भी बचे हुए हैं तो ये क्या है? लगभग 1 करोड़ के आसपास बचे हुए हैं। ये क्या हो जाएंगे? 1 करोड़ से भी कम है। 1 करोड़ से भी कम है तो ये अन्य धर्म हो जाएंगे। जैसे कि जैन की अगर बात की जाए, जैन कितने हैं? तो जैन हो जाएंगे 2,13,267। बौद्ध कितने हो जाएंगे? बौद्ध उत्तर प्रदेश में बौद्ध हो जाएंगे 2,06,285। 6,285। इसके बाद में ईसाई कितने हो जाएंगे? ईसाई हो जाएंगे 3,56,448। सिख कितने हो जाएंगे? सिख हो जाएंगे 6,43,500 सिख हो जाएंगे। हिंदू की अगर बात कर ली जाए तो हिंदू कितने हो जाएंगे? हिंदू हो जाएंगे 15,93,12,654 हिंदू हो जाएंगे। और मुस्लिम कितने हो जाएंगे? 3,84,83,967 ये मुस्लिम जनसंख्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के हिसाब से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद में कुछ फैक्चुअल डाटा है जो आपको याद रखना होगा, जैसे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। इसको यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती कौन सा है? श्रावस्ती है।
तो इन चीज़ों को आप लोग एक काम करिए, नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जितना मैं बोलता जाऊँ उतना आप लोग नोट कर लीजिए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कानपुर नगर, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौशाम्बी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद प्रयागराज, जो आज के नाम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला गाजियाबाद, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती, राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बागपत, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर नगर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिला क्रमशः कौन से हैं? बदायूं और श्रावस्ती हैं। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती, न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला गाजियाबाद, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बागपत, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला बलरामपुर, न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। तो ये सभी क्या हैं, आपको कुछ फैक्ट हैं याद रखने होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जनगणना के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके आएंगे तो यहीं से आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। अन्य चीज़ जैसे 18वीं विधानसभा के बारे में अगर चर्चा की जाए, किसके बारे में? 18वीं विधानसभा के बारे में। तो 18वीं विधानसभा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्य, निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है 47। कितनी है? 47। अगर लोकसभा की बात की जाए तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की बात की जाए तो 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। पहले कितनी थी? 33 सीटें हुआ करती थी, अब 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था। टोटल सीटें कितनी हैं यहाँ पर? टोटल विधानसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 403 हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल सीटें कितनी हैं? विधानसभा में 403 हैं। और नवंबर 2000 में यहाँ पर कितनी सीटें हुआ करती थी? 425 सीटें हुआ करती थी। तो बाकी सीटें जब नवंबर 2000 के बाद में उत्तराखंड का गठन होता है, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड नया राज्य बनता है, तब वहाँ पर कुछ सीटें चली जाती हैं। तो 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन नवंबर 2000 से पहले कितनी सीटें हुआ करती थी? 425 सीटें हुआ करती थी। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अगर विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बात की जाए, तो आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? 86 आरक्षित सीटों की जनसंख्या है। 84 जिसमें एससी की हैं और 2 किसकी हैं? 2 एसटी की हैं। 2 किसकी हैं? 2 एसटी की, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च
न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। 1866 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की इलाहाबाद में स्थापना होती है। कब होती है? 1866 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर 12 सीटें हैं प्रयागराज में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, जिसमें 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? एक तो हो जाएगा श्रावस्ती, हो जाएगा महोबा, हो जाएगा चित्रकूट, हो जाएगा ललितपुर, हो जाएगा हमीरपुर, हो जाएगा। यहाँ पर 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ कहाँ पर है? प्रयागराज, आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। औद्योगिक, कोई इंडस्ट्रियल न्यायाधिकरण की बात की जाए, औद्योगिक न्यायाधिकरण की बात की जाए, यानी इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्डिक्शन की बात की जाए, तो वो 6 जगह पर है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो प्रयागराज में है, आगरा में है, मेरठ में है, लखनऊ में है, और गोरखपुर में है, और कानपुर में है। इन 6 जगह पर इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ पर है? इन 6 जगह पर है। प्रयागराज, आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर। प्रयागराज, आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, इन 6 जगह पर औद्योगिक न्यायाधिकरण है। बाकी अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक, साथ ही साथ में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है। एप्लीकेशन से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एप्लीकेशन से। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या आएगा इसी में। अगला टॉपिक कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, ये भी, इसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए, प्रथम राज्यपाल का नाम, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम है। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, यानी सीएम कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। लोकसभा अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा अध्यक्ष। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। आप लोग सुनिएगा, सुनने में ज़्यादा ध्यान लगाइएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन ये लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। वहीं बात की जाए विधान परिषद के पहले सभापति ये कौन थे? तो ये थे चंद्रभाल। इसके बाद में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली बार प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल पहली बार कब लगा था? राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। विधानसभा का गठन कब हुआ था? कौन सा गठन? किसका गठन? विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो विधानसभा का गठन हुआ है 8 मार्च 1952 में। प्रदेश की प्रथम डाक सेवा, प्रदेश की प्रथम डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक? नैनी से प्रयागराज तक। कब? 1911 में। और यही देश की पहली थी। कौन सी थी? देश की पहली डाक सेवा भी कौन सी थी? नैनी से प्रयागराज तक थी। पहली डाक सेवा नैनी से प्रयागराज, देश की पहली और प्रदेश की भी पहली। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी।
चलिए इसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन के तौर पे ही देखेंगे प्रदेश के जो 18 मंडल हैं, मंडल 18 मंडल, हालांकि आप लोग कंप्लीट यूपी जीके का कोर्स आप ले सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। केवल 49 रुपये में आपको कंप्लीट यूपी जीके पढ़ाया गया है। वहाँ पर कंप्लीट यूपी जीके आपको 49 रुपये में मिलेगा, जिसमें बिल्कुल डिटेल से मैंने क्लासेस ली हैं, सभी चीज़ों को अच्छे से बताया है। आपको वहाँ पर 49 रुपये में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए अधिक जानकारी के लिए और यूपी स्पेशल को बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम चर्चा क्या करने वाले हैं, मंडल के बारे में। तो मंडल देखिए, केवल नाम देख लीजिए कौन कौन से मंडल है, बाकी अगर जिला आप लोग याद करेंगे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, और इतना डीपली पूछा भी जाएगा तो लेकिन टाइम नहीं है। बाकी आप लोग डीपली एक बार देख लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखिए 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, जिसमें से 18 मंडल के अगर नाम पूछे जाएं, अठारह मंडल नाम पूछे जाएं, बताइएगा आप लोग। लखनऊ, आजमगढ़, आजमगढ़, कानपुर, कानपुर, आगरा, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, चित्रकूट, अलीगढ़, अलीगढ़, सहारनपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, गोरखपुर, मेरठ, देवीपाटन, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, बरेली, झांसी, प्रयागराज, प्रयागराज, वाराणसी और मुरादाबाद, और मुरादाबाद। ये 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। अब इनको अगर आप लोग देखिएगा तो लखनऊ मंडल में, यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोट करिएगा। लखनऊ मंडल में कितने ज़िले आ जाते हैं, 6 ज़िले आ जाते हैं। हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी। आजमगढ़ मंडल में 3 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं, 3 ज़िले, आजमगढ़, बलिया, मऊ। कानपुर मंडल में कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। औरैया, इटावा, फरक्काबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज। आगरा में देखिए, आगरा में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। इसके बाद मिर्ज़ापुर में देखिए, मिर्ज़ापुर में आपको 3 ज़िले देखने को मिलेंगे, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। चित्रकूट में आपको 4 ज़िले देखने को मिलेंगे, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। अलीगढ़ में भी आपको 4 ज़िले देखने को मिलेंगे। अलीगढ़ में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। सहारनपुर में आपको 3 ज़िले देखने को मिलेंगे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। गोरखपुर में आपको 4 ज़िले देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। मेरठ में आपको 6 ज़िले देखने को मिलेंगे, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर। देवीपाटन मंडल में आपको कितने, 4 ज़िले देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। अयोध्या मंडल में आपको 5 ज़िले देखने को मिलेंगे, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी। बस्ती में आपको 3 ज़िले देखने को मिलेंगे, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। बरेली में आपको 4 ज़िले देखने को मिलेंगे, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर। झांसी में भी आपको 3 ज़िले देखने को मिलेंगे, जालौन, झांसी, ललितपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर। प्रयागराज मंडल में भी आपको 4 ज़िले देखने को मिलेंगे, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़। वाराणसी मंडल में आपको 4 ज़िले देखने को मिलेंगे,
चंदौली, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर। इसके बाद में मुरादाबाद में आपको 5 ज़िले देखने को मिलेंगे। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, ये 5 ज़िले आपको मुरादाबाद में देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्या निकल के आ रहा निष्कर्ष कि जो सबसे बड़े मंडल हैं वो कौन कौन से हैं? 6 ज़िले वाले। एक तो हो जाएगा लखनऊ, एक हो जाएगा मेरठ, और लखनऊ और मेरठ ये सबसे बड़े मंडल हैं। सबसे कम जिलों वाले मंडल आजमगढ़ हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, और बस्ती हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। ये सबसे कम जिलों वाले मंडल हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाग है इसको समझेंगे, इसको समझने का प्रयत्न करिए। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया आपको दिख रहा है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ये भी कलर ठीक नहीं है, हल्का कलर लेते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा है? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। ये उत्तर प्रदेश का जो ऊपर वाला एरिया है ये कौन सा है? भाबर एवं तराई का क्षेत्र। भाबर एवं तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। इसके बाद में नीचे वाला एरिया, ये एरिया है, एक मिनट, इसको ऐसे ही नोट करेंगे। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कौन सा है? दक्षिण का पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश। और ये जो बीच का एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया बीच वाला, ये है गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान। ये कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। क्या रखनी होगी? ये चीज़ें भौतिक विभाग में आपको याद रखनी होगी। तो देखिए भाबर एवं तराई के क्षेत्र में, भाबर का क्षेत्र क्या कहलाता है? कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय भूभाग है, वो क्या है? भाबर का क्षेत्र है। कौन कौन से जिले आ जाते हैं भाबर के क्षेत्र में? भाबर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कंकड़ पत्थर से निर्मित भूभाग को, कंकड़ पत्थर से निर्मित भूभाग को, कंकड़ पत्थर से निर्मित भूभाग, ये क्या कहलाएगा? भाबर का क्षेत्र कहलाएगा। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर, इस डायरेक्शन में बढ़ने पर इसकी जो चौड़ाई है, पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई में इसकी कमी आती है। मतलब क्या है कि अगर पहले मान लीजिए यहाँ से इतना चल रहा है, अब इसकी कमी ऐसे आती जाएगी, लास्ट में इस तरीके से कमी आ जाएगी, चौड़ाई में कमी आ जाती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ माना जाता है? बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, ये जितने ज़िले दिए गए, ऊपर वाले जो भी ज़िले दिए गए, इन ज़िलों में इनका विस्तार माना जाता है। अब यहीं अगर तराई के क्षेत्र की बात करें तो तराई का क्षेत्र किसे कहते हैं? तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र होता है जो महीन अवसादों से निर्मित होता है, महीन अवसादों से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? महीन अवसादों से निर्मित मिट्टी को तराई के क्षेत्र कहते हैं, या निर्मित क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहते हैं।
इसका जो एरिया विस्तार है वो भी लगभग लगभग वही माना जाता है, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों से संबंधित माना जाता है। लेकिन तराई के भाबर का जो क्षेत्र होता है इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। नदियाँ कैसी हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं, मतलब दिखना बंद हो जाती हैं। जबकि तराई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको नदियाँ नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। गन्ना, गेहूं, जूट आदि फसलों के लिए तराई का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ क्षेत्र माना जाता है। भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है तराई के क्षेत्र में। वहीं अगर बात की जाए गंगा यमुना के मैदान के बारे में, तो इसका जो विस्तार है गंगा यमुना का विस्तार है वो लगभग माना जाता है 500 किलोमीटर। कितना माना जाता है? 500 किलोमीटर इसकी ये लंबाई मानी जाती है, 500 किलोमीटर। वहीं अगर चौड़ाई की बात की जाए तो 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है। इसके बाद में गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, एटा, मुरादाबाद और बरेली ऐसे विभिन्न ज़िले हैं जो गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश में आते हैं। अगर गंगा के पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की जाए तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही जिला, मतलब जो यहाँ से आप देखिए कि वाराणसी जो इस एरिया से आप जब देखेंगे इस एरिया से, तो ये सब क्या है? ये आपको पूर्वी देखने को मिलेगा, पूर्वी मैदान। ये क्या देखने को मिलेगा? ये आपको पूर्वी मैदान देखने को मिलेगा। जबकि ये कौन सा देखने को मिलेगा? मध्य मैदानी, और ये ऊपरी मैदान, ये ऊपरी मैदान, ये मध्य मैदान। ये गंगा यमुना का मैदान भी 3 भागों में विभाजित है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दक्षिण का पठारी प्रदेश, जो दक्षिण का पठारी प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। इसका क्या माना जाता है? एरिया माना जाता है। इसकी जो सीमाएं हैं, पूर्व में केन नदी पर, पश्चिम में बेतवा और पाहुज नदी पर, उत्तर में गंगा तथा यमुना नदी पर, और दक्षिण में विंध्य पर्वत से इसकी सीमाएं लगी हैं। कैसे लगी हैं? पूर्व में, जो इस वाले पॉइंट को नोट करेंगे, पूर्व में केन नदी पर सीमाएं की बात हो रही है, केन नदी पर, और पश्चिम में बेतवा नदी और पाहुज नदी, उत्तर में गंगा और यमुना नदी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत, दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत से इसकी सीमाएं बनी हुई हैं। अगर इसमें सम्मिलित क्षेत्र की बात की जाए तो सम्मिलित क्षेत्र में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के क्षेत्र आ जाते हैं, दोनों के क्षेत्र देखने को आपको मिल जाएंगे। इसकी अगर सामान्य ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर लगभग सामान्य ऊंचाई है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। कौन कौन से? जो कुछ, और कहीं कहीं पर आपको जैसे कैमूर रेंज में, कैमूर और सोनकर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर 600 मीटर की भी ऊंचाई देखने को आपको मिल जाएगी। कहां पर? कैमूर और सोनकर में आपको 600 मीटर की भी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। तो ये इसकी विशेषता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, किसके बारे में चर्चा करते हैं? उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में, तो जलवायु के बारे में देखिए 3 आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें तराई क्षेत्र में 180 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा हो जाती है, और 120 से 180 सेंटीमीटर अधिकतम वर्षा हो जाती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जबकि जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश हैं वहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। जलवायु की बात की जाए तो
उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं मुख्यतः पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं? एक तो शीत ऋतु है, शीत ऋतु, शीत ऋतु, एक वर्षा ऋतु है और एक ग्रीष्म ऋतु है। एक कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है। तो 3 ऋतुएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार CWG मिलता है, जबकि थॉर्नवेट के अनुसार CVW मिलता है, अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। किसके? थॉर्नवेट के अनुसार। अगर हम बात करें एक एक ऋतु के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में कब से कब तक? अक्टूबर से फरवरी तक पाई जाती है। कब से कब तक? अक्टूबर से फरवरी तक पाई जाती है। सर्वाधिक ठंडे महीने की अगर बात की जाए शीत ऋतु में, तो जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा ठंड उत्तर प्रदेश में पड़ती है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा की बात की जाए, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 7 से 10 सेंटीमीटर लगभग वर्षा हो जाती है, जबकि उत्तर पश्चिमी से आने वाले चक्रवातों के कारण इनकी जो औसत संख्या होती है वो 3 से 5 के मध्य होती है। चक्रवात की जो औसत संख्या कितनी होती है? 3 से 5 के मध्य होती है शीत ऋतु में। तापमान, अधिकतम तापमान शीत ऋतु में कितना पाया जाता है? 28.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वहीं अगर वर्षा ऋतु की बात की जाए, किसकी बात की जाए? वर्षा ऋतु की बात है, तो जून के अंतिम सप्ताह से स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक चलती है। कब से? जून से अक्टूबर तक चलती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कौन से महीना में होती है? जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त में। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, 32 से 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। और न्यूनतम तापमान कितना पाया जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पाया जाता है। वर्षा की मात्रा, प्रदेश के संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% वर्षा उत्तर प्रदेश में अगस्त माह में होती है। कब होती है? उत्तर प्रदेश में अगस्त माह में होती है। अधिकांश मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए अगर, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक चलती है। कब से कब तक? मार्च से जून तक चलती है। और अधिकतम गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ती है? झांसी व आगरा में। झांसी व आगरा जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे कम गर्मी कहाँ पर पड़ती है? बरेली जिला में सबसे कम गर्मी पड़ती है, बरेली जिला में सबसे कम गर्मी पड़ती है। और लू किसे कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली जो शुष्क एवं गर्म हवाएं होती हैं उनको ही हम प्यार से लू बोलते हैं, और प्यार से और ग्रामीण भाषा में। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान कितना रहता है? 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहता है। और औसत तापमान अगर आपसे पूछा जाए तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज टेम्परेचर है। ये कैसा है? एवरेज टेम्परेचर है, क्योंकि कुछ जगह पर 47 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान होता है। और कारण क्या है? क्योंकि कर्क रेखा की निकटता इसका कारण है। कर्क रेखा यहाँ से बिल्कुल पास से ही निकलती है। इसके बाद में सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान मई और जून महीने में देखने को मिलेगा। मई जून में आपको सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलेगी, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, वैसे तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में कुछ विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे खादर मिट्टी। किसके बारे में जानेंगे? खादर मिट्टी के बारे में जानेंगे। खादर मिट्टी, खादर मिट्टी देखिए, इसकी जो उर्वरता होती है वो बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वर शक्ति होती है। सॉरी, पहले एक काम करते हैं, बांगर मिट्टी के बारे में जानते हैं, क्योंकि तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। कुछ मिट्टियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, इन दोनों के बारे में जानते हैं। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। तो जो बांगर मिट्टी होती है, किसकी? जो बांगर मिट्टी होती है,
इनकी जो इनमें जो खनिज प्रचुरता पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फास्फोरस, फास्फोरस और चूना, चूना देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको कमी मिलेगी किसकी, नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है बांगर मिट्टी, जो पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को ही बोला जाता है। इसके बाद में बांगर मिट्टी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, अगर अन्य नाम की बात की जाए, अन्य नाम, तो अन्य नाम कौन कौन से आ जाएंगे, अन्य नाम आ जाएंगे दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी भी इसी को बोलते हैं, मटियार मिट्टी बोलते हैं, बलुई मिट्टी बोलते हैं, कौन सी मिट्टी बोलते हैं, बलुई मिट्टी बोलते हैं, और पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और उपरहार मिट्टी भी बोलते हैं, उपरहार मिट्टी भी बोलते हैं किसको, बांगर मिट्टी को। अगर वहीं खादर मिट्टी की बात की जाए तो इसको नवीन जलोढ़, इसको क्या बोलेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी। और कछारी मिट्टी बोलेंगे, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, सिल्ट बलुआ मिट्टी, बलुआ, और मटियार दोमट, मटियार दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। इसके बाद में इसका जो विस्तार है, दोमट खादर मिट्टी का जो विस्तार है नदियों के बाढ़ वाले मैदान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, नदियों के बाढ़ वाले मैदान में, नदियों के बाढ़ वाले मैदान में, बाढ़ वाले मैदान में देखने को मिलेगा। इसके बाद में खनिज उपलब्धता की बात की जाए तो यहाँ पर चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवांशों की अधिकता पाई जाती है। चूना, पोटास, पोटास और जीवांशों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है जो खादर मिट्टी होती है। और इसकी जो विशेषता होती है वो हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली ये मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, इसका इस मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का होता है, रंग हल्का होता है, छिद्रयुक्त मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, छिद्रयुक्त मिट्टी होती है। तो ये खादर और बांगर मिट्टी हो गई। इसके बाद में और भी मिट्टी आ जाती हैं, जैसे कौन कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदाएं आ जाती हैं, कैल्शियम युक्त मृदाएं आ जाती है, मध्यकाली मृदाएं आ जाती हैं, मिश्रित लाल एवं काली मृदा आ जाती है, बुंदेलखंडीय मृदा आ जाती है। बुंदेलखंडीय जो मृदा होती है उसका अन्य नाम पड़वा होता है, परवा भी कहते हैं, माड़ भी कहते हैं, राकर भी कहते हैं, राकर, पड़वा, मार, ये बुंदेलखंड मिट्टी हुई होती है। इसके बाद में लाल मिट्टी, लाल मिट्टी देखिए, लाल मिट्टी का जो अन्य नाम है, लाल मिट्टी को कौन कौन से अन्य नाम जाने जाते हैं, फिलहाल तो अन्य नाम नहीं, लाल मिट्टी को तो लाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी में जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और यहाँ पर लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो गेहूँ, चना और दलहन की फसलें उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि जिलों में लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो निर्माण होता है वो बालू में लाल शैलों के अपक्षय के द्वारा किया जाता है, लाल मिट्टी का निर्माण। बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में तो जान ही लिया, तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टियां हैं वो बुंदेलखंडीय मृदाएं कहलाती हैं। इनके जो अन्य नाम है वो पड़वा है, राकर है, माड़ है और भोटा मृदा, भोटा मृदा भी कहते हैं इसको। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक जनजातियां, प्राकृतिक वनस्पतियां। तो प्रथम वन नीति कब आई थी, उत्तर प्रदेश में जो प्रथम वन नीति है, वन नीति वो कब आई थी, प्रथम वन नीति आई थी वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 में पहली वन नीति आई थी। और द्वितीय वन नीति कब आई थी, द्वितीय वन नीति, द्वितीय वन नीति ये आई थी वर्ष 1988 में आई थी। उत्तर प्रदेश का वन नीति का संचालन कब से हुआ था, 1998 से वन नीति का संचालन होना प्रारंभ हो गया था। राज्य वन नीति कब आई थी, 2017 में राज्य वन नीति आई थी। और ये किसके स्थान पर, 1998 की वन नीति के स्थान पर लाई गई थी। हालांकि ये चीज़ें हम बाद में भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो जिनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं, वन्य जीव विहार के बारे में। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार,
उत्तर प्रदेश में कितने वन्यजीव विहार हैं? 11 वन्यजीव विहार हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ललितपुर में कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। यहाँ पर कौन सा है? महावीर। एक काम करते हैं, इसकी जो पीडीएफ है, अगली पीडीएफ जहाँ पर मैंने एक बार क्लास ली थी और कुछ रीजन की वजह से वो क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, उसमें चीज़ें देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है इसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए इसकी। हाँ जी, देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में इसकी स्थापना होती है। जो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर यहाँ पर और मुरादाबाद, इन जगहों पर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा। इसके बाद में लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1972 में हुई है। और इसके बाद में कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1976 में इसकी स्थापना होती है, ये बहराइच में देखने को मिलेगा। इसके बाद में सोहेलेवा वन्यजीव विहार जो बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में देखने को मिलेगा। इसके बाद में सुहागी बरवा वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना होती है, ये महाराजगंज में देखने को मिलेगा। इसके बाद में कछुआ वन्यजीव विहार हो गया। कछुआ वन्यजीव विहार ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद में 1989 में इसकी स्थापना होती है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1957 में होती है, ये आपको चंदौली में देखने को मिलेगा। इसके बाद में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आपको कैमूर वन्यजीव विहार देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1982 में होती है। और रानीपुर वन्यजीव विहार ये आपको बांदा में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1977 में होती है। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में इसकी स्थापना होती है। और आगरा और इटावा में दो जगह पर, इनके दोनों बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1979 में होती है। ये कुल 11 वन्यजीव विहार हैं। कितने वन्यजीव विहार हैं? 11। अब हम पक्षी विहार के बारे में चर्चा करते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। पक्षी विहार के बारे में जनसंख्या कितनी है? 14 है। तो यहां से देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार 1990 में, शेखा झील अलीगढ़ में 2016 में, पटना जो कि सबसे छोटा पक्षी विहार है 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और आगरा और इटावा में सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में महोबा में विजय सागर पक्षी विहार 1990 में इसकी स्थापना होती है। और रायबरेली में देखिए समसपुर आपको 1987 में इसकी स्थापना होती है, रायबरेली में देखने को मिलेगा। और प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में इसकी स्थापना होती है। बलिया में आपको जयप्रकाश नारायण या फिर सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, 1991 में स्थापना हुई है। और इसके बाद में पार्वती अरंगा, यहाँ से देखेंगे समन पक्षी विहार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मैनपुरी में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मैनपुरी में आपको समन पक्षी विहार देखने को मिलेगा। इसके बाद में लाख बहुसी, ये आपको देखिए कन्नौज में देखने को मिलेगा। लाख बहुसी पक्षी विहार 1989 में इसकी स्थापना होती है। हरदोई में आपको सांडी पक्षी विहार 1990 में। उन्नाव में आपको शहीद चंद्रशेखर पक्षी विहार 1984 में इसकी स्थापना होती है। पार्वती अरंगा आपको देखने को मिलेगा गोंडा में। संत कबीर नगर में, ये देखिए संत कबीर नगर है, बखीरा पक्षी विहार 1980 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये उत्तर प्रदेश की नदियां हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए उत्तर प्रदेश की नदियां, ये आपको यमुना देखने को मिल रही होगी। तो यमुना ये निकल के आ रही है और ये सीधे बॉर्डर बनाते हुए और हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए ऐसे फिर से इंटर करेगी उत्तर प्रदेश में और जाकर सीधा जो प्रयागराज है, प्रयागराज से संगम बनाएगी। किसके साथ? गंगा नदी के साथ। गंगा नदी के साथ। और गंगा नदी और रामगंगा नदी कन्नौज में आकर मिल जाएंगी। कहाँ पर मिल जाएंगी? कन्नौज में आकर मिल जाएंगी। इसके बाद में शारदा नदी आएगी और ये सीतापुर में देखिए आपको घाघरा नदी से मिलेगी। इसके बाद में गोमती नदी, गोमती नदी जाकर सीधा ये आपको मिलेगी यहाँ, ये गोमती नदी आ जाएगी। गोमती नदी ये भी गंगा नदी के साथ संगम बना लेगी जाकर। शारदा नदी घाघरा नदी के साथ मिलकर ये भी बलिया के साइड बाद में पहुंचकर, बलिया से थोड़ा सा बिहार में पहुंचकर ये गंगा नदी के साथ में मिल जाती है।
राप्ती नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है, और नारायणी नदी ये भी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। इसके बाद में दक्षिण भारत की नदियों में चंबल नदी है, इसके बाद में सिंध नदी है, ये सब यमुना नदी से मिलती हैं। बेतवा नदी, केन नदी ये भी यमुना नदी से मिलती है। और इसके बाद में जो टोंस नदी है ये गंगा यमुना के संगम के बाद गंगा नदी से मिलती है। इसके बाद में सोन नदी ये और रिहंद नदी, सोन नदी निकलती है और रिहंद नदी जाकर सीधे सोन नदी में मिलती है और बाद में जाकर ये आगे बढ़ जाती है। इसके बाद में देखिए गंगा नदी देखिए 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यमुना नदी की 1376 है, शारदा नदी की 350 किलोमीटर है, रामगंगा की 596 है, सरयू की 1080 है, गंडक की 630 किलोमीटर है, राप्ती की 640 है, गोमती की 900 किलोमीटर है, वरुणा की 100 किलोमीटर है, सही की 563 किलोमीटर है, चंबल की कितनी है 1051 किलोमीटर, बेतवा नदी की 590 किलोमीटर, केन की 427 किलोमीटर, सोन नदी की 784 किलोमीटर, सिंध नदी की 416 किलोमीटर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। एक शुक्रताल झील है, सेखा झील है, गौर झील है, फुलहर झील है, बड़ा ताल झील है, और दहार या भिजवाना झील है, चित्तौर झील है, प्रयाग झील है, सीताकुंड एवं बक्रकुंड है, चक्रकुंड, केरला झील, दखन झील, रामगढ़ झील। तो ये सभी आपको मैप के माध्यम से दी गई हैं, इन सभी को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में कितने हैं 10 हैं, इन सभी 10 स्थलों के बारे में आप लोग रट लीजिए, ये जरूर पूछे जाएंगे। एक तो ये देखिए हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि आपको मुजफ्फरनगर बिजनौर में देखने को मिलेगा। बुलंदशहर में ऊपरी गंगा नदी का ब्रज घाट जो मोरोरा तक है फैला हुआ है उसको देखने को मिलेगा। समन पक्षी विहार जो कि मैनपुरी में ये भी रामसर स्थल में आता है। सांडी पक्षी विहार जो कि हरदोई में ये भी रामसर स्थल में आता है। पार्वती रंगा गोंडा में ये भी रामसर स्थल में आता है। इसके बाद में बखीरा पक्षी विहार जो कि संत कबीर नगर में है ये भी रामसर स्थल में आता है। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार, और उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, और इटावा में सरसई नागर पक्षी विहार, और सूर सरोवर है आगरा में। ये सभी रामसर स्थल हैं। प्रमुख बांध की बात की जाए तो झांसी में कुछ प्रमुख बांध है, परीक्षा बांध, माता टीला बांध और सुकमा टुकमा बांध। ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर हैं। ललितपुर में देखिए जामनी बांध है, जामनी नदी पर, रोहिणी बांध है, रोहिणी नदी पर, सहजाद बांध है, सहजाद नदी पर, गोविंद सागर बांध है, सहजाद नदी पर, सजनाम बांध है, सजनाम नदी पर, राजघाट बांध है, बेतवा नदी पर। इसके बाद में सोनभद्र में देखिए कनहर बांध है, और चंदौली में चंद्रप्रभा बांध है, और मुसखंड बांध है, कर्मनासा नदी पर। ये दोनों बांध हैं, चंद्रप्रभा नदी पर है। इसके बाद वाराणसी में अरहोरा गराई बांध है। इसके बाद में अगर मिर्जापुर की बात करें तो सरसी बांध, जिरगु बांध, अहरौरा बांध, मेजा बांध, ये सब क्या है? जो मेजा बांध है वो बेलन नदी पर, अहरौरा बांध गराई नदी पर, जिरगो बांध जिरगो नदी पर, सरसी बांध बखेर नदी पर हैं। तो ये सभी क्या है? कुछ प्रमुख बांध हैं। चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार सेशन में जिसमें हम यूपीजी को कंप्लीट फिनिश कर देंगे, और बस उसके बाद आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद मिलेंगे अगले सेशन में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप में आपको सभी प्रकार के कोर्सेस मिल जाएंगे, बहुत ही कम कॉस्ट में कोर्स मिलेंगे। जैसे कि यूपीजीके का कोर्स आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगा, बहुत ही कम कॉस्ट का है। आपको सभी पीडीएफ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार की गई पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर ही प्रोवाइड की जाएगी, तो एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लिए। वहां से आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोग।